नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 23 जुलाई और इस तारीख का संबंध है हुमायूं के दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठने के किस्से से। शुरुआत करते हैं बाबर से, जिसने हिंदुस्तान पर 1530 तक शासन किया। उसका एक शेर है, गिरफ्तेम आलम बमर्दी वजोर व लेकिन न बर्देम बखुद बगोर। यानी ताकत और साहस से दुनिया पर फतह पाई जा सकती है, लेकिन खुद अपने आप को दफन तक नहीं किया जा सकता। इस शेर को लिखते वक्त बाबर को नहीं पता था कि ये शेर एक दिन खुद उसके बेटे हुमायूं पर ही मौजूद होगा, जिसकी मौत के बाद उसे एक एक कर 3 कब्रों में दफनाया गया। जिंदगी का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। कुल जमा 10 सालों तक दिल्ली पर शासन कर सका और 15 सालों तक अफगानिस्तान से लेकर पर्शिया तक भटकता रहा। किताबों से उसको इतना लगाव था कि जंग से लौटकर पहला सवाल यही पूछता, मेरी किताबें तो ठीक है ना। दिन में 3 टाइम अफीम नोश फरमाता था। ईमान का इतना पक्का कि वुजू किए बगैर खुदा का नाम लेना भी हराम समझता था। ऐसे में अगर कोई अब्दुल्ला नाम का शख्स मिल जाए तो केवल अब्दुल कहकर बुलाता था। आइए समझते हैं तख्त से लेकर ताबूत तक हुमायूं की कहानी। सन 1530 में बाबर की मौत हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं ने दिल्ली का शासन संभाल लिया। उस वक्त उसकी उम्र करीब 22 साल थी। मुगल ताकतवर थे पर दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरे थे। पूर्व में बिहार और पश्चिम में गुजरात पर अफगानों का कब्जा था। मुगलों और अफगानों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते उसे 2 तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। बिहार में शेर खान और गुजरात में बहादुर शाह से दोनों अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे। मुगल सेना एक तरफ जाती तो उन्हें दूसरी तरफ से हमला झेलना पड़ता। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। वहां की महारानी कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी। हुमायूं मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक महारानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। ये देखकर हुमायूं को बहुत गुस्सा आया। उसने गुजरात पर हमला कर बहादुर शाह को खदेड़ दिया और वहां कब्जा कर लिया। इस बीच पश्चिम में शेर खान ने बंगाल पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ा ली थी, ताकि वो हुमायूं का सामना कर सके। दोनों का सामना हुआ चौसा के मैदान में। चौसा आज के बिहार में बक्सर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। मुगल और अफगान सेनाएं गंगा नदी के दक्षिणी तट पर खड़ी थीं। दोनों के बीच एक और नदी बह रही थी, जिसका नाम था कर्मनासा। अब इस कर्मनासा को आसानी से पार करना मुश्किल था। गंगा और कर्मनासा नदियों के संगम के पतले हिस्से पर अफगान सेना खड़ी थी और चौड़े हिस्से पर मुगल सेना। मुगलों की स्थिति अफगानों से बेहतर थी, क्योंकि अफगान संगम के ऊपरी भाग में थे। अगर मुगलों ने संगम के बीच के हिस्से को घेरने की कोशिश की होती तो अफगान चारों तरफ से घिर जाते, लेकिन दोनों सेनाएं 3 महीने तक अपनी ही जगह पर खड़ी रहीं। वजह थी कि इससे कुछ वक्त पहले ही मुगल सैनिक जौनपुर और चुनार में अफगानों से हार कर आए थे। खाने और चारे की कमी के कारण भी बहुत दिक्कत हो रही थी उन्हें। जंग की स्थिति में हुमायूं को जीत का पूरा भरोसा नहीं था। इसीलिए हुमायूं ने शेर खां के साथ संधि की कोशिश की। इसके लिए हुमायूं ने शेर खां के पास शेख खलील नाम का दूत भेजा। शेख खलील प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीद के वंश का था। वह अफगानों के खेमे में पहुंचा तो शेर खान जून की तपती गर्मी में बेलचा लिए खाई खोद रहा था। शेख खलील को देख उसने एक छाता मंगवाया और उसके नीचे बैठ गया। शेख खलील ने शेर खान से संधि को लेकर बात की। बातचीत के दौरान उसके मुंह से निकला, अगर तुम शांति नहीं चाहते हो तो युद्ध करो। शेर खान ने इसका जवाब दिया, अब जो भी कहेंगे वो मेरे भले के लिए होगा। खलील को ये बात कुछ समझ नहीं आई। खैर, दोनों के बीच संधि की शर्तें तय हो गई। संधि के अनुसार शेर खान हुमायूं की अधीनता स्वीकार करता और उसके बदले उसे बंगाल और बिहार की रियासत मिल जाती। संधि के बाद शेर खान ने शेख खलील को अकेले मिलने के लिए बुलाया और बोला, अफगानों के दिल में शेख फरीद के लिए बहुत मान सम्मान है। आप भी उन्हीं के वंश के हैं, इसीलिए उतने ही सम्माननीय हैं। ये कहकर शेर खान ने खलील को बहुत से तोहफे दिए। अपनी तारीफ सुनकर शेख खलील फूल कर कुप्पा हो गया। उसने शेर खान से कहा, अगर तुम अभी युद्ध करोगे तो जीत जाओगे, क्योंकि हुमायूं की सेना की हालत अभी बहुत खराब है। मुगलों की हालत जानकर शेर खान ने एक योजना बनाई। उसने मुगलों का भरोसा जीतने के लिए उनके राशन की आपूर्ति में खलल डालना बंद कर दिया। इसके अलावा उसने हुमायूं को नदी पार करने के लिए पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी। शेर खान ने एक ऐसी खबर भी फैलाई कि झारखंड के चेरू सरदार उस पर आक्रमण करने वाले हैं। वो रोज अपनी सेना को लेकर पूर्व में बढ़ता और फिर वापस लौट आता। इससे मुगलों को भरोसा हो गया कि वो चेरू सरदारों से लड़ने पूर्व की तरफ जाने वाला है। इसी बीच मानसून शुरू हो गया। संगम पर पानी बढ़ने लगा। शेर खान ने खलील के हाथों हुमायूं को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा था कि वो चेहरू सरदारों से लड़ने रवाना हो रहा है और मुगल भी चेहरू से सतर्क रहे।
अगली रात जब हुमायूं और उसकी सेना चैन की नींद सो रही थी, शेर खान ने हमला कर दिया। तारीख थी 26 जून 1539। मुगल सेना बेखबर थी। अफगान सेना ने उन्हें तीन तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ नदी थी और एक तरफ शेर खान की फौज। अचानक हुए एक हमले से सेना में भगदड़ मच गई और उन्हें इतना वक्त भी नहीं मिला कि अपने घोड़ों पर जीन कस पाएं। हमले की खबर सुन के हुमायूं फिर अपने तंबू से बाहर आया। हालत देखकर उसे अंदेशा हुआ कि सेना कहीं भाग न जाए। उसने आसपास के पुलों को तोड़ने का आदेश दिया। ये एक बड़ी भूल साबित हुई बाद में जाकर। पुल अगर न तोड़े होते तो वो भाग भी सकता था, पर अब लड़ाई के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। इस भगदड़ में वो कुल 300 सैनिक इकट्ठे कर पाया। उसने लड़ने की सोची, पर यह कोशिश बेकार थी। स्थिति चिंताजनक थी और ये देखकर कि बादशाह मारा जा सकता है, हुमायूं के साथियों ने उसे एक घोड़े पर बिठाया। उसकी लगाम पकड़कर वो हुमायूं को जंग के मैदान से बाहर ले गए ताकि बादशाह उनका कम से कम जिंदा रहे और बाद में ये लड़ाई लड़ी जा सके। जंग से बाहर आ जाने पर भी भागने का कोई रास्ता बचा नहीं था। कोई चारा न देखते हुए हुमायूं ने घोड़े सहित नदी में छलांग लगा दी। नदी की धार बहुत तेज थी। उसका घोड़ा नदी की धार में बह भी गया। वो खुद भी डूबने ही वाला था, तभी एक भिश्ती ने उसे एक मशक थमा दी। मशक कुछ दर्शक जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं। मशक चमड़े की बनी हुई एक थैली होती है जो पानी भरने के काम आती है। हवा भर देने पर वो पानी में तैर भी सकती है। मशक पकड़कर हुमायूं किसी तरह तैरकर नदी पार कर गया। बाहर निकलकर उसने भिश्ती का नाम पूछा तो भिश्ती ने बताया निज़ाम। हुमायूं ने निज़ाम से कहा कि उसने एक बादशाह की जान बचाई है, इसके एवज में वो आधे दिन का बादशाह बन सकता है। और बाद में हुमायूं ने अपना वचन निभाया भी। आगरा पहुंचकर उसने निज़ाम को आधे दिन का बादशाह नियुक्त किया। चौसा की जीत से शेर खां के हौसले बढ़ गए थे, तो उसने अपना नाम रख लिया शेर शाह सूरी। ये नाम बहुत लोगों को पता होगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में एक और युद्ध हुआ जिसमें मुगलों का इस बार पूरी तरह सफाया हो गया और हुमायूं दर दर भटकने को मजबूर हुआ। जान बचाने के लिए वो सिंध की तरफ भागा। सिंध की ओर जाते हुए एक रात उसे सपना आया। सपने में हरी पोशाक पहने एक फकीर उसके पास आया और फकीर ने लाठी पकड़ी हुई थी। हुमायूं को अपनी लाठी थमाते हुए वो बोला, उदास मत हो, खुदा तुझे एक बेटे से नवाजेगा जिसका नाम होगा अकबर। वो पूरी दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगा। इस सपने ने दोबारा उसके दिल में जोश भरा। आगे की योजना बनाने वो सिंध में अपने सौतेले भाई हिंदाल के पास गया। सिंध में हुमायूं ने हिंदाल के घर में शरण ली। हिंदाल की मां का नाम दिलदार बेगम था। दिलदार बेगम ने हुमायूं की अच्छी खातिरदारी की, बादशाह कहकर उसका मान बढ़ाया और आसपास के लोगों को उससे मिलने भी बुलाया। कुछ लड़कियां भी वहां पहुंची। हुमायूं सबसे मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक 14 साल की लड़की पर पड़ी। हुमायूं ने हिंदाल से पूछा कि ये लड़की कौन है। इस सवाल पर हिंदाल ने जवाब दिया कि वो उसके उस्ताद की बेटी है, हमीदा बानो। उस वक्त हुमायूं की उम्र 33 साल की थी। उसकी 3 शादियां भी हो गई थी, लेकिन पहली नज़र में ही वो 14 साल की हमीदा को दिल दे बैठा। अगले दिन उसने दिलदार बेगम को इस बारे में बताया और हमीदा से शादी करने की इच्छा जताई। दिलदार बेगम ने हमीदा बानो को बुलाया तो उसने कहकर इनकार किया कि किसी से भी एक बार मिलना जायज़ है, लेकिन एक जवान लड़की के लिए बार बार किसी से मिलने जाना हराम है, चाहे वो बादशाह ही क्यों न हो। दिलदार बानो ने उसे समझाया कि हुमायूं से शादी करना चाहता है, उसे कभी न कभी तो शादी करनी है, तो क्यों नहीं एक बादशाह से शादी कर ले। इस पर हमीदा का जवाब था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं शादी करूं, लेकिन किसी एक ऐसे आदमी से जिसके गिरबान मेरे हाथ छू सके, न कि ऐसा जिसके दामन को भी मैं छू नहीं सकूं। दिलदार बेगम पूरे 40 दिन तक उसे मनाती रही और आखिर में हमीदा मान गई। 26 अगस्त 1541 को हुमायूं और हमीदा की शादी हुई। 14 महीने के बाद एक बेटा पैदा हुआ तो हुमायूं को वो सपना याद आया जिसमें उसने एक फ़कीर को देखा था और उसने अपने बेटे को नाम दिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सिंध से होते हुए हुमायूं अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उसने दोबारा अपनी सेना बनाई। उधर 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद दिल्ली का तख्त उसके बेटे इस्लाम शाह को मिला। 1554 में इस्लाम शाह को हराकर सिकंदर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाया। उस समय उत्तर भारत के हालात बहुत अस्थिर थे। अलग अलग रियासतें दिल्ली पर अपना हक जताना चाहती थी। मौका देखकर हुमायूं को भी ये लगा कि दिल्ली पर अब चढ़ाई कर देनी चाहिए। इस लड़ाई के लिए उसने बैरम खां को अपना सेनाध्यक्ष बनाया, सेनापति बनाया। 28 मई 1555 को मुगल सरहिंद पहुंचे और उस पर कब्जा किया। सरहिंद आज के पंजाब में पड़ता है। जब सिकंदर शाह को पता चला कि मुगलों ने सरहिंद में कब्जा कर लिया है तो उसने उनसे जंग की ठानी। अफगान सेना ने अपना पड़ाव दिल्ली के रास्ते पर डाल लिया ताकि अगर दिल्ली की ओर मुगल सेना बढ़े तो उन्हें किसी तरह बीच में रोका जा सके। मुगल सरहिंद में ही डटे रहे।
अफगान सेना मुगल सेना से 4 गुना बड़ी थी। 25 दिनों तक दोनों खेमे इंतजार करते रहे, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहीं, जिसमें मुगलों ने सिकंदर सूरी के भाई, जिसे काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था, उस पर हमला करके उसे मार दिया। अपने भाई की मौत से गुस्साए सिकंदर ने मुगलों पर भीषण आक्रमण किया। रात का समय था। अफगान सेना के खेमे के नजदीक एक गांव था। बैरम खान ने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजकर उसमें आग लगवा दी। खप्पर और भूसे से बने मकान धू धू कर जलने लगे। आग के नजदीक होने से अफगान सेना साफ दिखाई दे रही थी। मुगल अंधेरे में होने के कारण छुपे हुए थे। तेज हवा चलने लगी, जिससे आग और उसकी रोशनी और तेज हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए बैरम खान ने पीछे से जाकर सिकंदर सूरी की सेना को घेर लिया और उसका सफाया कर दिया। कहते हैं बैरम खान ने मरे हुए अफगान सैनिकों की खोपड़ियों से एक मीनार बनवाई, जिसका नाम उसने रखा सिरे मंजिल। सरहिंद की जीत ने हिंदुस्तान में अफगानों के राज को खत्म कर दिया। हुमायूं सरहिंद से दिल्ली की ओर बढ़ गया और 23 जुलाई को हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर दोबारा कब्जा कर लिया। साहिल लुधियानवी का लिखा प्यासा फिल्म का एक गीत है, जिसके बोल कुछ यूं हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के बाद हुमायूं का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जिंदगी भर चले युद्धों, लाखों लोगों की मौत ने उसे सल्तनत के प्रति उदासीन कर दिया था। तज़ाकराए हुमायूं में बायजीद बयात ने इस बाबत लिखा है। हुमायूं ने अपने जीवन को लेकर कुछ निराशा आ गई थी उसके अंदर। अकबर के पंजाब चले जाने के बाद वो हमेशा ज़िंदगी और मौत की बातें करता रहता था। वो अक्सर सोचा करता कि इस दुनिया को त्याग दे। उसकी सौगंध पूरी हो चुकी थी। अपने भाइयों और अफगानों के कारण जो राज उसके हाथ से निकल गया था, उसने उसे दोबारा पा लिया था। अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी सारी सल्तनत अकबर को सौंप दे और बाकी बची ज़िंदगी दरवेशों के साथ बिताए। 24 जनवरी 1556 का दिन था। उस दिन मक्का से कुछ लोग हुमायूं से मिलने आए। उनसे मिलने के बाद वो अपनी लाइब्रेरी की छत पर चला गया। कुछ देर वहां टहलने के बाद जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, उसे पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। उसका नियम था कि जब भी वो अजान सुनता, वो घुटनों के बल सजदे में झुक जाता। जाड़ों के दिन थे। उसने एक लंबा पोस्तीन पहना हुआ था। जैसे ही वो बैठने के लिए झुका, उसका पैर उसके पोस्तीन में उलझ गया और वो सीढ़ी से लुढ़कता हुआ सीधे सिर के बल जाकर गिरा। 26 जनवरी 1556 को उसकी मौत हो गई। मुगल अभी भी कमज़ोर थे। बादशाह की मौत की खबर से विद्रोह हो सकता था। इसके लिए एक तरकीब निकाली गई। दरबार में मुल्ला बेकसी नाम का एक आदमी था, जिसकी शक्ल हुमायूं से काफ़ी मिलती थी। उसे हुमायूं की तरह बादशाह की पोशाक पहनाकर गद्दी पर बैठाया गया, ताकि लोगों को ये गुमान रहे कि हुमायूं जिंदा है। लोगों को बादशाह के नज़दीक नहीं जाने दिया जाता, ताकि कोई मुल्ला को पहचान न ले। ऐसे ही तरीकों से 17 दिन तक हुमायूं की मौत की खबर को छुपाया गया, जिसके बाद अकबर को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया गया। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेकर। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे शूट किया था हमारे साथी जेरी ने। देखते रहिए दिल एलन टॉक।